नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। पूरे दुनिया में युद्ध का माहौल है और युद्ध का हाहाकार मचा हुआ है। युद्ध बेशक इजराइल और ईरान के बीच है, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया में छाया हुआ है। भारत में जगह जगह दंगे हो रहे हैं, लाठियां चल रही है, लात घुसे चल रहे हैं गैस सिलेंडर के लिए। ये तो एक पक्ष है, लेकिन दुनिया में जो चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच के मसला, इसको लेकर के जो है अमेरिका और रूस दोनों भिड़ा हुआ है इसके पीछे में। लेकिन क्या आप जानते हैं इस लड़ाई का जो सूत्रपात हुआ था, यह आज से 70-80 साल पहले 1945 ईस्वी में विंस्टन चर्चिल ने ही इस लड़ाई का नींव रख दिया था। हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब दुनिया में दो धाराएं प्रमुखता से एक साथ थी और आपस में लड़ रही थी, प्रतिस्पर्धा कर रही थी। एक था पूंजवादी खेमा जिसका नेतृत्व अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह कर रहा था, और दूसरा खेमा था आपको सोवियत संघ, जो 15 हिस्सों में बंट करके आज जो है रूस जैसा एक विशाल देश खड़ा है पूरी दुनिया के सामने। तो मुख्यतः यही दो देश का मसला हम बताएंगे आपको, जिसमें कि एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ रशिया है। हम बात कर रहे हैं उस ऑपरेशन का जिसका नींव 1945 ईस्वी में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस दौर में, और द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम हिस्सा भी था वो। उस दौर में विंस्टन चर्चिल ने एक ऐतिहासिक युद्ध की लड़ाई का नींव रखा था, जिस नींव को कहते हैं ऑपरेशन अनथिंकेबल। क्या है ऑपरेशन अनथिंकेबल? आप इसको देख सकते हैं, गूगल सर्च भी कर सकते हैं आप, है बेहतर जानकारी आपको वहाँ मिल जाएगी। और यहाँ पर भी आपको हम बताते हैं कि ऑपरेशन अनथिंकेबल किस तरीके से आज की लड़ाई का आधार तैयार किया था, और वो लड़ाई लगातार बढ़ता हुआ आज पूरी दुनिया को एक नए संकट के दौर में ले आया है। तो हम बात कर रहे हैं आज के उस महायुद्ध का, जिसको कि आप एक छोटा सा इन्फ्लुएंस में इराक और इजराइल या अमेरिका के तहत देख पा रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रहा है। अब भारत इसमें सफ़र कर रहा है भारत के शासकों की निष्ठा के कारण। जो भी हो, इस युद्ध का जो सूत्रपात किया था, आधारशिला रखा था, वो रखा गया था आपको 22 मई 1945 ईस्वी को। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अनथिंकेबल। यह वह दौर था जब सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन एक खेमे में था और जापान, जर्मनी, इटली एक खेमे में था। यह वह दौर था, अवधि था, जिस अवधि में जर्मनी लगभग हार चुका था। जर्मनी के मुख्य भूमि को इन्वेंट कर दिया गया था, वहाँ पर फौज घुस चुकी थी, सोवियत रूस की भी लाल सेना और यूरोप और अमेरिका की भी सेना। लेकिन यह मसला था 2000 का। जो ही जर्मनी का प्रादुर्भाव ख़त्म होता है, हिटलर की मौत होती है, और इसके बाद से नए जंग का जो सूत्रपात होता है वो होता है कोल्ड वार, जिसको कि आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसका कि अंत आपको 1991 में होता है। लेकिन वो अंत की सिर्फ शुरुआत थी, असल में वह अंत कभी हुआ ही नहीं। वो लड़ाई आज भी जारी है। यही कारण है कि विश्व दो ध्रुव में बटा हुआ आज है, जिसका एक खेमा रूस के साथ है और दूसरा खेमा अमेरिका के साथ है। भारत पेंडुलम की तरह डोलता रहता है, और एफ-15 फाइल को लेकर के जो है भारत की मोदी सरकार, जो खुद रेपिस्ट है, बलात्कारी है, और बलात्कार करने के चक्कर में, लड़कियां नई नई ढूंढने के चक्कर में दुनिया में घूमता रहा है, और अब उसका खामियाजा जो है यह देश भुगत रहा है। मुझसे किसी ने पूछा कि ईरान युद्ध में भारत कहां खड़ा है। भारत के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और भारत का लक्ष्य एक ही है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है और भारत को अखंड भारत बनना है। ईरान जैसे आतंकवादी राष्ट्र यदि गिरेंगे, तभी भारत को पाकिस्तान को परास्त करने का अवसर मिलेगा। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तो
बिना युद्ध के ही अखंड भारत बनेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान है और ईरान के विनाश के बिना ये लक्ष्य वास्तविकता नहीं बन सकता। ये भारत राष्ट्र और वो इजराइल की भूमि कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। जय हिंद, जय इजराइल, जय हिंद, जय इजराइल। इजराइल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इजराइल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। डॉलर का ऊपर चढ़ चुका है, रुपया नीचे आ चुका है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, समस्याएं चूल्हे से शुरू होकर के तमाम जगह पर फैल रहा है। बहरहाल ऑपरेशन अनथिंकेबल का जो सूत्रपात हुआ था 1945 ईस्वी में, 22 मई 1945 ईस्वी में, इसके पीछे जो कहानी थी वो कहानी कुछ इस तरह से था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के ठीक पहले ही जब इसका पूरा आभास हो गया था अमेरिका को भी, ब्रिटेन को भी, कि अब जर्मनी हार जाएगा, ये फासिस्ट फोर्स से हार जाएगी, इसके बाद से एक नया युद्ध का सूत्रपात हुआ था और वो था सोवियत संघ को हराना। सोवियत संघ को हराने के लिए उसी समय प्लान बनाया गया था चर्चिल द्वारा और उसने कहा था कि सोवियत संघ को कैसे हराया जाए। इसमें उनका जो पहला पॉइंट था इसको सोवियत संघ को हराने के संदर्भ में वो था कि इस जो कि आप जॉइंट प्लानिंग स्टाफ ने जो रिपोर्ट किया था उसके तहत पहला था कि अगर हम सोवियत यूनियन पर आक्रमण कर दें और वहाँ जाकर उनकी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज है जो उनके वार एफर्ट को सपोर्ट करती है, उनको अगर हम ख़त्म कर दें या अपने कब्जे में ले लें तो हम सोवियत यूनियन को जो वार कैपेसिटी है कम कर सकते हैं और सोवियत संघ को हम शायद हरा सकते हैं। लेकिन यह भी बहुत मुश्किल था क्योंकि यही काम करने के लिए जर्मनी का हिटलर गया था और वो अंत में मारा गया और अपने आप को समाप्त कर लिया। दूसरा पॉइंट था जो इस पर जब सहमति नहीं बनी, दूसरा पॉइंट आया कि अगर हमको सोवियत यूनियन को हराना है तो हमको सोवियत रेड आर्मी जो यूरोप के अंदर ही एक बड़ी डिसाइसिव को एक बड़ी हार देनी पड़ेगी। यानी हम सोवियत यूनियन के अंदर नहीं घुसें लेकिन उसकी जो आर्मी यूरोप के अंदर है उसको हम पूरी तरह से घेर कर कैप्चर कर लें, पकड़ लें उसको, तो एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं और तब हम सोवियत यूनियन को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर सकते हैं ताकि वो अपने आर्मी को छुड़ा सकें। इस पर भी बात नहीं बनी क्योंकि दुनिया जानती है कि जब सोवियत यूनियन की लगभग 3 लाख फौज को भी यही हिटलर ने पकड़ लिया था, जिसमें खुद उनका बेटा भी मौजूद था, तब भी सोवियत यूनियन के लीडर या उसकी लाल सेना ने सरेंडर नहीं किया था और लड़ाई को नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। तो सोवियत जो चर्चिल का जो स्टाफ था, जॉइंट ऑफ स्टाफ, उसने स्पष्ट कहा कि दोनों ही मसले नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अब जो है अब तीसरे तरफ इसका ध्यान जाता है किस तरीके से इसको सोवियत यूनियन को हराया जाए। अब जब दो धारणाएं, दो चीज़ समाप्त हो गया, नहीं इम्प्लीमेंट हो सका, तब विंस्टन चर्चिल ने एक तीसरी अवधारणा पेश करने की बात कहा और उसने एक अफवाह फैलाया कि अगर 2 चीज़ें कामयाब नहीं हो पा रही है तो तीसरे चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जाए। और वह था कि अगर यूरोप पर सोवियत संघ ने हमला कर दिया तब प्रतिकार कैसे किया जाए सोवियत संघ का, या फिर किस तरीके से सोवियत संघ के खिलाफ लड़ा जाए। तो उसने जो है इसी बात को लेकर के जो है तीसरी अवधारणा जो थी, तीसरा नियम जो था, उसके तरफ से काम किया और उसने सीधे तौर पर जो है ऑपरेशन अनथिंकेबल के तहत जो है एक प्रोसेस बनाया और वो बताया कि हमें जो है अगर यूरोप पर हमला करता है सोवियत संघ तो यूरोप फिर क्या करेगा। इसी बात को लेकर के है लंबे समय से लेकर के आज तक ऑपरेशन अनथिंकेबल का यह जो प्रोसेस था, तीसरा चरण, वो लागू किया गया और पूरी दुनिया में एक अफवाह का माहौल फैलाया गया कि सोवियत संघ पूरे यूरोप पर, पूरे अमेरिका पर हमला कर सकता है। यही कारण है कि बार बार अमेरिका द्वारा, ब्रिटेन द्वारा ये हल्ला मचाया जाता है। आपने यूक्रेन और रशिया युद्ध के बीच में देखा किस तरीके से ब्रिटेन द्वारा या अमेरिका द्वारा ये हल्ला मचाया गया कि सोवियत अब जो टूट करके रूस बन चुका है, पुतिन,
पुतिन जो है पूरे यूरोप पर हमला कर देंगे, ब्रिटेन पर हमला कर देंगे, जर्मनी पर हमला कर देंगे, तमाम जगह हमला कर देंगे। इस तरीके से उसने यूक्रेन युद्ध के सवाल को लेकर के पूरा एक माहौल क्रिएट किया था। लेकिन जबकि बार बार पुतिन की तरफ से भी, सोवियत संघ की तरफ से भी बार बार कहा गया था और आज भी कहा जा रहा है कि हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं, हम यूरोप पर हमला नहीं करेंगे अगर कोई मुझे छेड़ता नहीं है तो ये पूरा प्रोसेस था। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का पतन होता है और कोल्ड वार का खात्मा हो जाता है, इसके बाद से रूस कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन जो सोवियत संघ का बड़ा हिस्सा था रूस, उसमें वो कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन इसी बीच में जो है अमेरिका ने नाटो का विस्तार और तेज़ी से किया, जो 30 देश तक पहुंचा था वह अब नए नए देशों में घुसना शुरू किया और अब जो है उसने यूक्रेन को भी हथियाया। तब जाकर के सोवियत संघ का जो टूटा हुआ हिस्सा था, मतलब समाजवादी क्रांति का डर इतना भयानक था या आज भी है ब्रिटेन में, अमेरिका में या यूरोप के लोगों में, कि इसके भूत से, कम्युनिज्म के भूत से परेशान होकर के वो सीधे सीधे तौर पर रशिया को पूरी तरह समाप्त करना चाहता है। इसके बीच में जो यूक्रेन और अमेरिका के बीच में जो पूरी तालमेल हुआ है, क्योंकि प्रदुत्तर विश्व युद्ध के बाद आप जानते हैं ब्रिटेन कमज़ोर पड़ गया था, इसीलिए अब उसका नेतृत्व अमेरिका के जिम्मे आ गया। तो इस बीच में जो है रशिया पर हमला करने के लिए यूक्रेन का हथियार बना करके किस तरीके से अमेरिका ने यूक्रेन के बीच में और दुनिया अन्य देशों के साथ में एक षड्यंत्र का निर्माण किया, इसको आप विकिलीक्स में जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था उसमें साफ तौर पर दिखा और सारे ईमेल्स को उन्होंने जाहिर कर दिया था, जिसके कारण जो है उस पत्रकार को बरसों जेल में रहना पड़ा और उनकी हत्या करने की भी काफ़ी कोशिश की गई थी। ये ऑपरेशन इनथैंकेबल का ही विस्तार था और उसका आज तक परिणाम आया। फिर रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और इसमें जो आप जानते हैं कि लगभग 80 देश मिल करके जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था। यूरोप के बार बार यह अफवाह फैलाने के बाद भी कि रूस जो है पुतिन जो है पूरा यूरोप पर हमला कर देगा, पूरे यूरोप को मार डालेगा, ख़त्म कर देगा, अमेरिका को उड़ा देगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और दुनिया की जनता भी जानती रही है कि झूठ बोल रहा है सरकार, यूरोप की सरकार, ब्रिटेन की सरकार झूठ बोल रही है। इसीलिए जो है जनता की तरफ से किसी तरह प्रतिरोध नहीं हुआ और यूक्रेन के मसला को लेकर के पुतिन का जो कुछ भी था ऑपरेशन यूक्रेन में, लगभग सक्सेसफुली उन्होंने उसको कंप्लीट किया। लेकिन इस चीज़ से खार खाए पुतिन को भी इस बात को लेकर के काफ़ी तल्ख था कि किस तरीके से हमको परेशान किया गया, उनको उलझाया उन्होंने। यूक्रेन युद्ध के दौरान उन्होंने उलझाया यूरोप को और अमेरिका को इजराइल में। हमास के द्वारा जो अटैक किया गया था इजराइल पर, वो अटैक जिसको कि आपने देखा है बहुत बड़ी, उसके बाद बड़ी नरसंहार इजराइल ने किया था गाजा में और गाजा खंडहर बना दिया था। और उसी को बढ़ते हुए चीज़ों को लेकर के अब जो ईरान वार चल रहा है, अब ईरान के पीछे सपोर्ट वही रशिया और वही चाइना कर रहे हैं जो कभी समाजवादी क्रांति का रीढ़ हुआ करते थे। अब तो समाजवादी क्रांति का मसला को हम बचा नहीं, फिर भी एक जो दो धुरी बना हुआ है, उस धुरी का दूसरा हिस्सा जो है रशिया और चाइना के साथ है और ये मिलकर के ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका को उसी हालत में पहुँचाना चाहते हैं जिस हालत में कभी अमेरिका ने रशिया को पहुँचाया था या पहुँचाना चाहता था यूक्रेन युद्ध के दौरान, यूक्रेन के सहायता से, जेलेंस्की के सहायता से, जो कि असफल हो गया। और अब जो है ये मसला अमेरिका के पाले में गेंद को डाल दिया है। ये पुतिन का तेज दिमाग का परिणाम बताइए बोलें या फिर परिस्थिति का नया अनुकूलन बताएं कि ईरान के युद्ध में अमेरिका बुरी तरह फंसा है और वह निकलने के लिए त्राहिमाम का जाप कर रहा है। जो लेकिन एक चीज़ और भी था, जिस तरह से अमेरिका ने रूस को पूरे 43 टुकड़ों में तोड़ने का प्लान बनाया था यूक्रेन के युद्ध के माध्यम से, यूक्रेन के वक्त में, अब कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अगर ये युद्ध ईरान और अमेरिका का युद्ध लंबा खिंचा अगर, तो कहीं अब अमेरिका भी न टूट जाए 50 टुकड़ों में। जो भी हो, इसमें जो खलनायक की भूमिका निभा रहा है वो है इजराइल, जिसमें ना नैतिकता है ना ही मानवता है। ये हमेशा आबादी का निशाना बनाते हैं, यह जनता को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, औरतों को मारते हैं।
इसको सैनिक से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सैनिकों पर कभी ये अटैक नहीं करता, क्योंकि जानता है कि सैनिक पर अटैक करेंगे तो सैनिक भी ऊपर अटैक करेगा, सैनिक उसको मार डालेगा। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी चल रहा है तमाम देश के साथ, उसका सबसे बड़ा चीज़ होता है षड्यंत्र, धोखा और मोसाद जैसे संयंत्रकारी गिरोह का निर्माण करके वो लगातार हमला कर रहा है लीडरान पर या फिर जनता पर। सैनिक मुहिम, सैनिकों के साथ में लड़ाई ये कम करता है, ना के बराबर करता है। ये मुख्यतः ऐसा काम होता है आबादी को निशाना बनाना, महिलाओं और बच्चों को मारना। ईरान टिट फॉर टैट की शक्ल में अब इजराइल को जवाब दे रहा है, अमेरिका को भी जवाब दे रहा है और लगातार उस पर हमले कर रहे हैं। कभी पहले ईरान ने इजराइल पर आबादी पर निशाना नहीं बनाया था, लेकिन जब ईरान की आबादी पर निशाना बनाया इजराइल ने, बच्चों को मार डाला, लड़कियों के स्कूल में एक बम गिरा करके या फिर अन्य जगह हमला किया, तो अब ईरान भी अब जो है टिट फॉर टैट की शक्ल में इसकी आबादी पर भी हमला करना शुरू कर दिया, ताकि दबाव सरकार पर बनाए अपने देश की जनता कि भाई युद्ध से बाहर आओ। अमेरिका युद्ध नहीं चाहता था, ये एक तल्ख हकीकत भी कहा जा सकता है ट्रंप के माध्यम से। और लेकिन एप्स्टीन जैसा सातिर व्यक्ति जो कि नरमांस भक्षण का और लड़कियों के रेप का नया बाजार खोला था इस दुनिया में, उस एप्स्टीन फाइल के चक्कर में ट्रंप लगातार युद्ध में करने मजबूर है और इजराइल उसको समझौता करने के लिए ईरान से नहीं दे रहा है। जो कोई ईरान के साथ समझौता करने के लिए आता है, ईरान और इजराइल उसको मार डालता है, चाहे वो अली खामनेई हो या फिर उनके जो नए लारिजानी थे वो हो, उनको भी उन्होंने मार डाला, इसीलिए कि समझौता अमेरिका ना कर सके। इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसका अस्तित्व आधी दुनिया मानती है, आधी दुनिया नहीं मानती है। इजराइल खुद को ही जो यहूदियों का एक मुख्य बस्ती कह सकते हैं, देश कह सकते हैं। यहूदियों को जर्मनी में जिस तरह से 60 लाख से अधिक यहूदियों को मार डाला गया था, भाप बना दिया गया था गैस चैम्बर में डाल करके, कोई नहीं यकीन कर सकता है कि ऐसा यहूदी जो खुद पीड़ित रहा है नरसंहार से या फिर नए नए अत्याचार से, हिटलर के आतंक से, वह यहूदी कौम इतनी खूंखार हो सकती है कि वह अब नई तरीके का हिटलर बन गया है और वह जो है औरतों बच्चों को मारना शुरू किया है, लगातार कर रहा है। गाजा में तो कर ही रहा था, इसके पहले भी कर रहा था और अब तो और भी कर रहा है। लेकिन जवाब जिस तरह से ईरान का मिल रहा है उससे वो शक्ते में है। फिर भी वो चाहता है कि हम ना लड़ करके खुद ना लड़ें, अमेरिका को लड़वाना चाहता है और इसी कारण है कि उसने लंबे समय से एप्स्टीन फाइल जैसा, जेफरी एप्स्टीन के माध्यम से एप्स्टीन फाइल का निर्माण करवाया। और दूसरी तरफ ईरान ने 40 साल से अपने देश के अंदर में बंकर बनाए और नए तरीके की लड़ाई का सूत्रपात करने के लिए अपनी तैयारी को मजबूत किया। यही था ऑपरेशन अनथिंकेबल का विस्तार, जो कि आप आज देख पा रहे हैं ईरान और अमेरिका या फिर इजराइल के बीच के युद्ध का। दुनिया का जो ये है मसला है, वो मसला यही है कि समाजवाद या कम्युनिज्म का भूत, जिसे मार्क्स ने कहा था, वह भूत से यूरोप सदैव आतंकित रहा है, आज भी आतंकित है। यहाँ तक कि उसके अवशेष जो बचे हुए हैं यूरोप, चीन में या फिर रशिया में, उससे भी इतना खौफजदा है कि वो पूरी की पूरी रशिया को ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि लेनिन और स्टालिन वहीं के थे और उन्होंने वहीं पर अपना समाजवाद का प्रयोग किया, सफल प्रयोग किया था। चीन भी रहा है माओत्से का सफल प्रयोग, लेकिन चीन से लड़ना आज ना तो इजराइल के लिए और ना ही अमेरिका के लिए मुश्किल मुनासिब है। और यही कारण है कि अब युद्ध का नया क्षेत्र बन गया है ईरान, और ईरान के माध्यम से अब ये चल रहा चीज़ें। लेकिन मुख्य मसला यही है, ये पूरा युद्ध जो है समाजवाद बनाम पूंजीवाद का है, साम्राज्यवाद बनाम समाजवाद का है, और समाजवाद का नहीं है लेकिन उसका अवशेष है,
उसकी विचारधाराएं हैं जो पूरी दुनिया में मूव कर रही है, वो भारत में भी है सीपीआई माओवादी के रूप में, लेकिन उन अभी अपनी अंतिम सांस गिरने के लिए विवश है या संकट के बड़े दौर से गुजर रहा है। जो भी हो, ये पूरा मसला था और पूरे युद्ध का जो परिणाम है वो यही है। क्या होता है ये देखते हैं, लेकिन जो चीज़ दिख रहा है वो बार बार यही दिख रहा है कि अमेरिका सरेंडर करना चाहता है ईरान के साथ और इजराइल रोड़ा अटका रहा है ताकि समझौता ना हो। जेफरी एप्स्टीन का निर्माण इजराइल ने किया था, संघर्ष की तैयारी 40 साल तक ईरान ने किया था। समाजवाद तो नहीं है, लेकिन आपको रशिया है, चाइना है। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। चल देखिए, लाइक शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।